वीडियो में लोग देखने वाले हैं बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होता है और इसकी हम पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। कौन से हमारे पास जो बीजीय व्यंजक लिखे जाते हैं वो हमारे बहुपद कहलाते हैं और कौन से बीजीय व्यंजक ऐसे होते हैं जो हमारे बहुपद नहीं कहलाते हैं। तो देखिए, बहुपद को जानने से पहले हम सबसे पहले यह देखेंगे कि जो हमारी बीजगणित स्टार्ट होती है राशि से, हम पहले राशि को जान लेंगे, उसके बाद हम आसानी से बहुपद के बारे में भी जान जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम आपको बता दें कि जो बीजगणित स्टार्ट होता है वह राशि से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बीजगणित में जब भी पढ़ते हैं राशि के बारे में पढ़ते हैं तो राशि आपकी दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक जो होती है आपकी चर राशि होती है। कौन सी राशि होती है? चर राशि होती है। दूसरी आपकी जो होती है वह अचर राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अचर राशि होती है। जो आपकी राशि होती है कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक चर राशि और एक अचर राशि होती है। चर राशि का मतलब यह होता है कि वे राशि जिसका मान लगातार बदलता रहे। ठीक है, जिसका मान हम बदल सकें वह हमारे लिए चर राशि कहलाती है। और अचर राशि क्या होता है? जिसका मान हम बदल न सकें, जिसका मान निश्चित हो यानी नियत हो, वह हमारे लिए क्या कहलाती है? अचर राशि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, चर राशि में क्या आता है? तो चर राशि में आपका आएगा ए, बी, सी, डी डॉट 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 कहाँ तक? जेड तक। जो आपकी यह सब राशियां हैं इसको हम चर राशि का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चर राशि कहा जाता है। और अचर राशि क्या होता है? जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। यह सब जो गिनतियां होती हैं यह हमारी क्या कहलाती हैं? अचर राशि कहलाती हैं, क्योंकि इसके मान को हम बदल नहीं सकते हैं। इसका जो मान है वह नियत है, इसके मान में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अचर राशियां कहते हैं। चर राशियां क्या होती हैं? जो आपका जिसका मान आप लगातार बदल सकें। ठीक है, और चर और अचर को मिलाने से हमारा क्या बनता है? बीजीय व्यंजक बनता है। क्या बनता है? बीजीय व्यंजक बनता है। ठीक है, जैसे हमने एक व्यंजक लिख दिया। ठीक है, मान लीजिए कि हमने एक व्यंजक ए लिख दिया। ठीक है, यह जो आपका बीजीय व्यंजक है क्या इसे हम बहुपद कह सकते हैं? ठीक है, अब बहुपद की बात आ गई तो देखिए बहुपद कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है। और सुनिए, इसके बाद जो हम हमारी जो राशि होती है चर अचर के बाद हम जानते हैं पद के बारे में। ठीक है, अभी बहुपद को साइड में किए रहिए। ठीक है, तो हम एक अगला टॉपिक जो आता है वह पद आता है। क्या आता है? पद। पद में आप लोग जानते हैं कि इसके बारे में थोड़ा हम आपको बता दें। पद जो होता है वह चर और अचर को मिलाने से भी बन जाता है। ठीक है, और यह पद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी और हम त्रिपद या बहुपद भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया 3x। ठीक है, तो यह आपका एक पद हो गया। क्या हो गया? एक पद। ठीक है, और इसी में हमने प्लस क्या कर दिया? 5। तो यहाँ पे देखिए 2। यह जो पद को अलग करने का काम यह प्लस और माइनस करते हैं। यहाँ प्लस हो गया तो 2 पद हो गए। अगर यहाँ पर हमने माइनस कर दिया तब भी 2 पद हो गए। अगर यहीं पर हमने इसको गुणा का चिन्ह लगा दिया तब यह एक पद ही कहलाएंगे। तो पद को अलग करने का काम कौन करता है? प्लस और माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा जैसे यहाँ पे 3x लिखा हुआ था। ठीक है, तो इनके बीच गुणा है 3x। ठीक है, तो इसके बीच में गुणा है तो गुणा जो पदों को अलग नहीं करता है, इसलिए इसे हम एक पद कह सकते हैं। ठीक है, एक पदीय व्यंजक कह सकते हैं। ठीक है, और इसी में हमने क्या लगा दिया? 5। तो यहाँ पे 5 इसमें जोड़ा जा रहा है, तो जब जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा तो वह पद अलग अलग कहलाएंगे। तो यहाँ पर 2 पद हो गए। कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। और इसी में हमने मान लीजिए कोई एक अलग से पद ला के जोड़ दिया। मान लीजिए हमने सी को ला के जोड़ दिया, तब यहाँ पे कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। इसे त्रिपद या बहुपद भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? त्रिपद या बहुपद भी से कह सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया पद के बारे में। ठीक है, क्योंकि आपको पद से कोई लेना देना नहीं है इस टॉपिक में, इसलिए मैं उसको सिर्फ आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए उसको बता दिया है। ठीक है, अब देखिए राशि के बारे में हम जान के सीधे हम किसके ऊपर आ जाते हैं? बहुपद के ऊपर। चाहे वह चर हो चाहे वह अचर हो, वे सब के सब क्या कहलाएंगे? आपके बहुपद कहलाएंगे। बहुपद की डेफिनेशन क्या कह रही है कि चर हो अचर हो, ठीक है, चर भी और अचर भी,
या चर के गुणांक तथा घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। चर का जैसे A B C D से लेकर डॉट डॉट कहां तक, Z तक, यह सब के सब हमारे क्या हैं? बहुपद हैं। अचर राशि में 1 2 3 4 5 ये सब के सब भी हमारे क्या हैं? बहुपद हैं। इसका मतलब चर वाले भी बहुपद हैं और अचर वाले भी बहुपद हैं। क्या है? चर के गुणांक, जैसे अचर राशि है ना, हमने लिख दिया 3x, तो x का 3 जो है यह गुणांक कहलाएगा। x का गुणांक क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा। तो वही कह रहा है कि चर के गुणांक, तो चर का यह जो गुणांक हो, ठीक है, तथा घातांक के जोड़, घातांक के क्या हो? जोड़ हो। जैसे घातांक मतलब यह हो गया 3x प्लस 5, यह घातांक का क्या हो गया? जोड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे सीधी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3x, इसकी घात कुछ, इसकी घात क्या है? 1 है। यह भी आपका घातांक का जोड़ हो गया। चाहे जोड़ हो या घटाव हो, जोड़ हो या घटाव हो, या गुणन की क्रिया हो वाले जो बीजीय व्यंजक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद किसी किसे कहेंगे? चाहे वह चर राशि हो या अचर राशि हो या दोनों का गुणन हो, इसका जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, जितनी भी क्रियाएं हो सकती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग, यह सब के सब आपके किस में आते हैं? बहुपद में आते हैं। जैसे अब हम इसको मिटा के आपको समझाते हैं कि बहुपद होता क्या है, कैसे आप उसको देख के बताएंगे कि हाँ यह जो बीजीय व्यंजक हमारे सामने लिखा गया है यह बहुपद है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने आपके सामने लिख दिया 5, क्या यह बहुपद है? तो आप कहेंगे हाँ यह क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। हमने लिख दिया 3x, ठीक है, x देखिए आपका चर है और 3 क्या? अचर। इन दोनों का गुणा जब किया गया तब यह आ गया हमारा 3x, यह भी हमारा क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। हमने इसी में कुछ जोड़ दिया तब भी यह क्या है? बहुपद है। हमने इसमें से कुछ घटा दिया तब भी यह क्या है? बहुपद है। हमने इसका गुणा कर दिया तब भी यह क्या है? बहुपद है। हमने इसका भाग कर दिया 5 से तब भी यह क्या है? बहुपद है। ठीक है, एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि एक कंडीशन इसमें आती है भाग वाले में, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपने देखा होगा कहीं पर भाग का नाम से गुणा करके छोड़ दिया गया है, भाग वाले में कंडीशन आ जाती है। ठीक, वह कंडीशन क्या है अभी हम आपको बता रहे हैं आगे। तो सिर्फ आप जानिए जोड़ना हो, घटाना हो या गुणा करना हो, इन सब की क्रिया में जो भी हमको व्यंजक प्राप्त होगा वे सब के सब हमारे लिए क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। अब आगे भाग वाली क्रिया की हमने भाग का नाम क्यों नहीं लिया है? देखिए अगर कुछ चीजें बहुपद होती है तो उसका बहुपद, कुछ ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिसका बहुपद नहीं कहा जा सकता उसको। जैसे कि उसकी शर्त होती है कि बहुपद का जो चर राशि है उसका जो घात हो कभी वो माइनस में ना हो। जैसे कि हमने लिख दिया 3x की पावर -1, यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है। क्या? कि अगर किसी की घात माइनस में है तब वह बहुपद नहीं है। अगर करड़ी में कहीं x लिखा हुआ मिल गया, देखिए x तो बहुपद है, इसकी स्क्वायर कर देंगे तब भी बहुपद है। अगर यहीं पर इसको हमने करड़ी कर दिया तब यह बहुपद नहीं कहलाएगा। करड़ी में x बहुपद नहीं है। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया कि 3x बटा में y, तो यहाँ पे देखिए y जो बटा में आ गया है ने, अगर कोई चर राशि बटा में है तब वह भी बहुपद नहीं कहलाएगी। इसीलिए वह भाग की बात नहीं किया है, उसने सिर्फ चर राशि का जो गुणांक है उसकी घातों को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए और गुणा करने के लिए कहा गया है। अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास दो राशि हैं, एक 3x प्लस 5y है, इसको चाहे आप जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, जो भी रिजल्ट हमको प्राप्त होगा वह हमारे लिए बहुपद कहलाएगा। लेकिन अगर इसका आप भाग करने जाएंगे यह हो जाएगा 3x बटा 5y, और बहुपद कहता है कि हमारे जो बटा में कोई चर राशि नहीं होनी चाहिए, इसलिए यह बहुपद नहीं कहलाएगा। इसलिए भाग को नहीं उसने कहा है। ठीक है, हाँ अगर अचर राशि भाग कर रहे हैं तब तो बहुपद कहलाएगा। हमने इसे यहाँ पे देखिए 3x भागे 5 लिखा हुआ है ना,
यह हो जाएगा 3x/5। यहाँ पे कोई चर राशि तो है नहीं, यह बहुपद कहलाएगा। अगर यहाँ पे हमने चर राशि लगा दिया तब यह बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो बहुपद आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बहुपद होता है, क्या बहुपद नहीं होता है। ठीक है, एक बार और बता दें, चाहे जितनी भी गिनतियां हो, चाहे ए से लेकर जेड तक हो, वह सब के सब हमारे बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, उनका आपस में हमने गुणा कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए। ठीक है, जो भी रिजल्ट हमको प्राप्त होगा वह हमारे लिए बहुपद कहलाएगा। और हाँ, बहुपद क्या नहीं कहलाएगा, तो जो उसमें चर राशि होती है उसकी घात कभी माइनस नहीं होनी चाहिए, वह करड़ी में नहीं होना चाहिए, और चर राशि कभी बटा में नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर वो बटा में है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, यह होगी बात बहुपद की। अब बात करते हैं कि बहुपद के प्रकार की, कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने लिखा गया है बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के जो आपके बहुपद होते हैं। अब जब बहुपद 3 प्रकार के होंगे तो कौन कौन से? एक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद कहा जाता है। ठीक है, अब रैखिक घात का मतलब यह होता है कि ऐसा बहुपद जिसकी घात, जिसके चर राशि की घात 1 हो। तो सबसे पहले हम आपको घात के बारे में बता देते हैं कि घात क्या होता है। जिसे हम लोग बोलते हैं बहुपद की घात। क्या बोला जाता है? बहुपद की घात के नाम से जाना जाता है। जैसे जो पास हमारे बीजीय व्यंजक होते हैं उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारे लिए बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यहाँ 3x हो गया, यहाँ पर जो हमारे पास चर राशि है इसकी घात कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात कितनी है हमारे पास? 1 है। अगर हमने यहीं पे लिख दिया 3x² + 5, इसमें 2 पद हैं, लेकिन इसमें जो चर राशि है उसकी पावर कितनी है? जो उसकी पावर 2 है, तो लिखेंगे बहुपद की घात 2 लिखा जाएगा। अगर हमने यहीं पे लिख दिया 7x³ + 5y + y² कर लो, प्लस 5y कर लो, इसको भी y कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y जो है इसकी 3 घात, इसकी 2 घात, इसकी 1 घात है। जब आपसे पूछा जाएगा बहुपद की घात बताओ, तो यहाँ पे y की सबसे बड़ी घात 3 है। यहाँ पे लिखेंगे बहुपद की घात कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, अगर कोई अचर पद आ गया तो इसके बहुपद की घात क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई चर राशि है नहीं, इसलिए इसकी जो बहुपद की घात क्या कहेंगे? 0 राशि कहेंगे। ठीक है, 0 होगा। ठीक है, तो बहुपद की घात तो आप समझ गए हैं। तो वही कहा गया है जिस बहुपद की घात 1 हो, जिस बहुपद की घात क्या हो? 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 हो उसे द्विघात या द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। जिस बहुपद की घात सबसे बड़ी घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया 3x + 5। यहाँ पर x की कितनी घात? 1, इसलिए इसमें सबसे बड़ी घात क्या कहलाएगी? 1। 1 जो होता है वह क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। जैसे हमने लिख दिया 7y + 3, तो आप यह ध्यान दीजिएगा कि y की पावर कितनी है? 1 है, तो हमारे लिए क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे हमने लिख दिया 6m + 7। ठीक है, चाहे +c भी कर सकते हैं, अलग से पद भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी घात की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी घात कितनी है? 1 है, तो इसकी बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 1। तो ये सब किसमें आएंगे? रैखिक बहुपद के अंतर्गत आएंगे। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसकी घात सबसे बड़ी घात 2 हो। जैसे यहाँ पे 3x है, 3x + 5, अगर इसकी घात हमने 2 कर दिया तो इसकी जो बहुपद की घात कितनी कहलाएगी? 2 कहलाएगी। जैसे हमने लिख दिया x² + 5x + 4, इसमें जो बहुपद की घात कितनी होगी? तो x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, इसलिए बहुपद की घात जब 2 होगी तो यह कैसा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद है। कैसा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद है। जैसे हमने लिख दिया 5y² + y + 6, तो आप इसमें देखेंगे जो सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी? हमारे लिए 2 कहलाएगी। अगर त्रिघात बहुपद की बात करें, इसी की घात अगर हमने बढ़ा के 2 से कितना कर दिया? 3, इसकी जो सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है,
इसलिए इसे हम त्रिघातीय बहुपद का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? त्रिघातीय बहुपद का नाम देंगे। इसी को हमने लिख दिया 3x³ + 5x² + 4x + 2। इतना बड़ा समीकरण हमने लिख दिया। फिर भी आप देख रहे हैं कि इसकी बहुपद की जो घात, वो सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। इसलिए यह जो हमारे पास व्यंजक है यह हमारे लिए क्या कहलाएगा? त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने बहुपद के बारे में जाना। बहुपद के शून्यक की, बहुपद का शून्यक क्या होता है? जैसे दिया गया है कि इसका डेफिनेशन पहले समझ लीजिए। कहा है कि किसी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के तुल्य कर दे, शून्य के बराबर कर दे, वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? किसी बहुपद का जो चर राशि के सभी मान हो, जो बहुपद को क्या कर दे? शून्य के बराबर कर दे, वह मान हमारे लिए क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जैसे कि हमारे पास यह 3x + 5 है। अगर हमको इसका शून्य ज्ञात करना है तो इसको हम पूरा टोटल 0 के बराबर कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे? 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से हम x का जो मान निकालेंगे वही हमारे बहुपद का शून्य कहलाएगा। जैसे हम पहले 5 उधर पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर हमारा पास हो जाएगा -5। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -5/3। तो ये जो -5/3 है वही इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। वही इस बहुपद का क्या है? शून्यक। शून्यक का मतलब कि हम मान रखें तो यह पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाए? 0 हो जाए। देखिए कैसे, इसे यहाँ पे हमने 3x + 5 रखा है ना। अगर हम x की जगह क्या रख दें? -5/3, तो 3 गुणे -5/3 अगर हम x यहाँ रख दें और यह +5, तो 3 से 3 क्या होगा? एक बार में कट जाएगा। यह हो जाएगा -5 और यह है +5 बराबर क्या आ गया? 0। इसका मतलब यह जो -5/3 है यह इस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 2/3x - 4 बराबर में 0। ठीक है, -4 है, इसका हमको शून्य ज्ञात करना है। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसके बराबर में क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो पहले हम 4 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 2/3x, या 4 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो जब हमको x का मान निकालना था 2/3 इधर ने, उधर जाके हो जाएगा 3/2। x बराबर क्या है? 4 गुणे या 2/3 हो जाएगा 3/2। 2 से 2 कट जाएगा कितनी बार में? 2 बार। तो x बराबर 3 दूने क्या आएगा? 6। 6 जो होगा इस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। 6 जो होगा इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। और हाँ, x की जितनी घात होगी उसका उतने शून्य प्राप्त होंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। x की घात 1 है तो इसका 1 शून्य प्राप्त होगा। x की घात 2 है तो इसके 2 शून्य प्राप्त होंगे। x की घात 3 है तो इसके कितने शून्य प्राप्त होंगे? 3 शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, यह जो था शून्य। शून्य का मतलब ये हुआ कि अगर हम बीजी व्यंजक में यानी हम बहुपद में वह कौन सा मान रख दें जिससे पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, वही हमारे लिए क्या कहलाता है? बहुपद का शून्य कहलाता है। तो हमारे जो प्रश्न कक्षा 10वीं के गणित का जो प्रश्नावली 2.1 है उसमें पहले क्वेश्चन में कहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको जो px के शून्यकों की संख्या हमको ज्ञात करनी है इस ग्राफ की सहायता से। तो देखिए जो हमारे सामने ग्राफ दिया है, हमको देखिए px, ठीक है, x वाली लाइन पे हमको यह बताना है कि इसके कितने शून्य होंगे जो हमारा x होगा। ठीक है, तो जहां पे हम देखेंगे ग्राफ हमारा x अक्ष को जितनी बार वह काटा होगा उतने ही शून्य हमको प्राप्त होंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हमारा x अक्ष है इसको कोई भी रेखा काट नहीं रही है। ठीक, यह y अक्ष को काट रही है। अगर वह पूछता y अक्ष के शून्य तो आप एक बताते हैं, लेकिन यहाँ पे px का शून्य पूछा है तो px जो हमारा x है इस अक्ष को कोई भी रेखा काट नहीं रही है, इसलिए इसका जो शून्य होगा वह शून्य प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो x को एक बार यहाँ पर यह काट रही है तो इसको आप लोग इसका जो हमको शून्य प्राप्त होगा वहां यहाँ पे देखिए काट रही है ना, इसका शून्य हमको 1 प्राप्त होगा। इसमें देखेंगे
तो यहाँ पे जो हम देखेंगे x अक्ष को एक बार, दो बार और 3 बार काट रही है, इसलिए इसका जो हमको शून्यक प्राप्त होगा वह कितना प्राप्त होगा, क्या कहते हैं, 3 प्राप्त होगा। ठीक है, यह दूसरा है और यह कौन सा है, तीसरा है। इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे, पूछा है ना पहले में, ये जो ग्राफ दिया गया कि y बराबर px है का जो ग्राफ है दे दिया गया है। आपसे इसमें px के शून्यक पूछा गया है। यहाँ पे x को कितनी बार काटा है, एक बार भी नहीं। लिखेंगे px के शून्यक, तो इसके जो px के शून्यक होंगे वह कितना होगा, 0 लिख देंगे, क्योंकि इसका कोई शून्यक है ही नहीं, क्योंकि x अक्ष को काटा ही नहीं है, x अक्ष को काटा ही नहीं है। अगर आप लिखना चाहें रीजन तो लिख सकते हैं कि x अक्ष को किसी भी बिंदु पर कोई रेखा नहीं काट रही है। दूसरा में इसमें आप लिखेंगे px के शून्यक, px के शून्यक, इसके जो px के शून्यक कितने होंगे, 1 होंगे। px का शून्यक कितना कहलाएगा, 1, क्योंकि जो यह रेखा है इसको आपको px x अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है, इसलिए इसके शून्य कितने होंगे, 1 होंगे। जो अगला क्वेश्चन है तीसरा, इसमें पूछा है px के शून्यक, क्या पूछा है, px के शून्यक। देखिए x अक्ष को एक बार, 2 बार और 3 बार, यानी 3 जगह काट रही है, इसलिए px के जो हमारे पास शून्यक कहलाएंगे वह कितना होगा, 3 होगा। px के शून्यक होगा 3, क्योंकि x अक्ष को कितनी बार काटा है, 3 जगह पर। अगर कहीं आपसे y के शून्यक पूछता तो y को देखिए एक बार काटा है, 1 शून्यक होगा, y को एक बार काटा है तो 1 शून्यक होगा, y को एक बार काटा है तो 1 शून्यक होगा। ठीक है, लेकिन हमसे y के ना पूछ के हमसे x का पूछा, तो x को ढूंढेंगे, x का 1 2 3 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ और यहाँ पे 0। आइए नेक्स्ट, ये आपका हो गया चौथा सवाल, 5वां और 6वां सवाल। ठीक है, अब पूछा है इसमें शून्य बताना है चौथे में, तो आप देखेंगे x को 1 2 जगह पे काट रहा है ना, लिखेंगे px के शून्यक, px के शून्यक कितने जगह पे काटा है, 2, तो px के शून्यक कितने हो जाएंगे, 2। इसमें अगर आप देखेंगे कितनी जगह काटा है, 1 2 3 4, लिखेंगे px के शून्यक, px के शून्यक, तो कितनी जगह पे काटा है, 4, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जो हमारा 5वां है 6वां है, इसमें देखिए आप ये गलती ना करिएगा कि इसको 1 गिने, 2 गिने, 3 गिने, 4 गिने, 5 गिने। ठीक है, वह 5 नहीं, बल्कि वह एक ही बिंदु पर वह उसको टच कर रही है। जैसे यहाँ से इसको काट के गई दूसरे बिंदु पर, फिर वहीं से पुनः ऊपर उठ गई, फिर वहीं पर टच की, फिर पुनः ऊपर उठ गई। ठीक है, यानी इसको 3 बिंदुओं पर 1 2 3 लिखेंगे px के शून्यक, px के शून्यक बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। px के शून्यक कितने हो जाएंगे, 3। इसलिए इसी साथ आपका जो प्रश्नावली 2.1 वो छोटा सा चैप्टर था, इसमें आपको शून्यकों की संख्या बतानी थी। ग्राफ देखकर आपने आसानी से उसको कर लिया होगा। ठीक है।